डोमिसाइल्ड क्लोज, डोमिसाइल मतलब होता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां रहेगा, किस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा वो बताना है आपको। एग्जैक्ट एड्रेस की जरूरत नहीं है हमको, आप बोल दो दिल्ली में रहेगा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस, चलेगा। एग्जैक्ट एड्रेस आप बाद में बता देना, आर्टिकल्स में बता देना, कहीं भी बता देना, यहां मुझे आपकी स्टेट चाहिए, कौन सी स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। ब्रांच ऑफिस आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी खोल लो, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस कहां रहेगा, हेड ऑफिस कहां रहेगा, वो वाली बात है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज में आता है कि क्या क्या काम करने के लिए आप कंपनी बना रहे हो, ठीक है जी। यहां पर किस काम के लिए आप बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज यहां लिख के जाएंगे। और ध्यान रखना बेटा, एक बार ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपने जो लिख दिया, आप उसके अलावा वाले काम नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको ऐसा करना है तो ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी। राइट साइड में देख लो येलो कलर से ऑल्टरेशन की बात है, ये ऑल्टरेशन की बात हम आज करेंगे नहीं, आज पहले बेसिक समझेंगे ग्रीन कलर से, येलो कलर वाला ऑल्टरेशन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। समझो, मैंने एस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बनाते हुए लिख दिया हम कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हर तरह की कोचिंग क्लास हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हुआ क्या समझना, ये कोरोना का आ गया, लॉकडाउन हो गया, मेरे को लगा यार मास्क के बिजनेस में बड़े पैसे, 2 रुपए का मास्क आता है और 200 रुपए का जाता है, तो एक काम करता हूं, कंपनी के अकाउंट में पैसे तो रखे बड़े सारे, इनसे मास्क खरीद लेता हूं, 2 रुपए का खरीदूंगा, 200 रुपए का बेचूंगा, 100 गुना कमाई होगी। लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरे एमओए में नहीं लिखा हुआ, मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि मैं कोचिंग क्लासेस दे सकता हूं, तो मैं सिर्फ कोचिंग क्लासेस ही दे सकता हूं। अगर मैं मास्क का काम करना चाहता हूं तो प्रोसीजर है ऑल्टरेशन का, मुझे दोबारा अपना एमओए ऑल्टर करना पड़ेगा कि जी मैं कोचिंग क्लास भी दूंगा प्लस मास्क का काम भी करूंगा, तब मैं वो काम कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर कोई काम मैंने कर दिया जो मेरे एमओए में नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको बोलते हैं बेटा अल्ट्रा वायर्स एक्टिविटी, और ये होती है वॉइड। वॉइड हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करके आए हैं, नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो काम आप कर ही नहीं सकते, कर भी दिया तो वॉइड, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। तो ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो आपको लगता है कि आपको काम करने हैं और जो लगता है कि आगे भी करने पड़ सकते हैं, आप पहले दिन ही लिख दो ऑब्जेक्ट क्लॉज में, करो नहीं करो बात की बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ करना हो सकता है आपको, तो आप पहले ही लिख दो उसको, और उसके बाद आप वो काम कर सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके क्लॉज में नहीं लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई काम नहीं लिखा हुआ, तो आप वो काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये ऑल्टरेशन वाले जो रेड कलर के बॉक्सेस हैं ये अभी नहीं पढ़ने, इनको बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा लायबिलिटी क्लॉज, आपकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, ये हम कर चुके हैं। आपकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, कंपनी बाय शेयर्स हो, कंपनी बाय गारंटी हो, या शेयर गारंटी दोनों हो, ये सारी बातें, या ओपीसी हो, 1% कंपनी हो, वो सब भी लिखा होगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन बेसिकली क्लॉज नहीं होता है, ये जब भी एमओए बनता है तो आखिरी में जो जो मेंबर्स हैं उसके वो साइन करते हैं कि कौन लोग मिलके कंपनी बना रहे हैं, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो कम से कम 2 लोगों के साइन यहाँ होने चाहिए, याद है ना, 2 लोग चाहिए कम से कम प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज कम से कम 7 लोग साइन करेंगे, और अगर आप ओपीसी हो तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज 1 आदमी साइन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो ये एमओए है। दोबारा से देख लो बेटा, नेम क्लॉज है जिसमें आपका नाम लिखा होगा, यूनिक होगा नाम। डोमिसाइल क्लॉज, स्टेट लिखी होगी जहां आप ऑपरेशंस करोगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्या क्या काम करने के लिए आप कंपनी बना रहे हो वो लिखा होगा। लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी आपकी कैसी है, शेयर वाली कंपनी है, गारंटी वाली है, शेयर कैपिटल गारंटी दोनों है, या ओपीसी है। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज आखिरी में साइन कर देंगे वो सब लोग जो कंपनी मिलकर बनाना चाहते हैं। तो बेटा ये एमओए है, ये आप सीए को जाकर देकर आओगे, ठीक है। इसके साथ दूसरा डॉक्यूमेंट वो मांगेगा एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये आप दे आओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो खुद भी बना लेगा। इसमें क्या होता है, एमओए होता है आपकी आउटसाइडर्स को बताने के लिए कि आपकी कंपनी कहां सिचुएटेड है, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं, कैसी कैपिटल है, कैसा क्या है। एओए होता है आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, ठीक है जी, समझना। जैसे आजकल तो आप घर में हो कोरोना के चक्कर में, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब बड़े आराम से समझ सकते हो। कभी सुबह सुबह बिना नहाए किचन में पहुंच गए, झाड़ लगा देगी मम्मी तुरंत ही, लगा देगी ना, तो क्यों नहीं जा सकते भी बिना नहाए किचन में, क्या प्रॉब्लम है? नहीं जी मम्मी का रूल है हमारी, नहीं जाने देती। तो बेटा ये इंटरनल रूल एंड रेगुलेशन है आपके घर के। कई घरों में मैंने देखा कि बेटा अब तो छुट्टी हो गई है, कनिका कहा है सर कैन यू टेल मी द ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लास। बेटा ये वाली मीटिंग खत्म हो जाएगी तो इसको खत्म कर देंगे, बस कितना टाइम बचा है मेरे को भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ से।
ये वाली मीटिंग के साथ हम खत्म कर देंगे, रिकॉर्ड ऑलरेडी हो रही है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा बाद में, ठीक है। हाँ जी, तो हर घर के कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कुछ घरों में कहते हैं बेटा बेड टी पीना जरूरी है, आप अभी पियेंगे तुम भी पियोगे। कुछ घरों में कहते हैं बेड टी वेटी क्या होता है, नहा दो पूजा पाठ कर उसके बाद ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो ये आपके घर के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है। बिल्कुल ऐसे ही कंपनी के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है इनको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन? समझना, मान लो हमारी कंपनी को कोई नया वेंचर अप्लाई करना है, नई मशीनरी खरीदनी है मान लो। अब वो मशीनरी कैसे खरीदेंगे? मान लेते हैं हमारी कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं, तो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, हमने मान लो लिख दिया जब तक पांचों के पांचों रजामंद नहीं होंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मशीन नहीं खरीदी जाएगी। ठीक है जी, ऐसा भी बोल सकते हो। हमने लिख दिया जब तक मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर रजामंद नहीं होंगे, 5 में से मेजोरिटी कितना हो गया बेटा 3, जब तक 3 डायरेक्टर नहीं बोलेंगे मशीनरी नहीं खरीदी जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। चेकबुक ले लो, हमारी कंपनी की जो चेकबुक होगी उसमें दोनों डायरेक्टर के साइन होंगे तभी चेक वैलिड माना जाएगा। आपने ऐसा लिख दिया आर्टिकल में तो दोनों डायरेक्टर के साइन जरूरी होंगे चेकबुक पर। आपने आर्टिकल में लिख दिया एक डायरेक्टर के साइन होने जरूरी है, बस दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, तो वैसा माना जाएगा। तो जिस तरीके से आप अपनी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट चलाना चाहते हो वो सारी चीजें आप एओए में लिख दोगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दोगे। ये आपने बनाना है बेटा, आप कुछ भी बनाओ, इसके लिए लॉ आपको बाउंड नहीं करता, जैसे आपको करना है वैसे कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लॉजेस फिक्स हैं, उसमें आपका नाम होगा, सिचुएशन होगी, कैपिटल होगी, लायबिलिटी होगी और एसोसिएशन होगी। ठीक है, इसको बेटा मेरे पास अब पेपर पेन नहीं है, आपके पास होगा, आप लिख लो कहीं, बढ़िया रहेगा। NSOLCA, मैं यहां चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, आप लिख लें इसको। NSOLCA, ये प्राइवेट चला गया, एवरीवन, NSOLCA। हाँ जी, NSOLCA, ये याद करने का तरीका है बेटा, नेम, मेमोरेंडम में नेम लिखा होगा, सिचुएशन लिखी होगी, ऑब्जेक्ट लिखा होगा, लायबिलिटी लिखी होगी, कैपिटल लिखा होगा। ये 5 हो गए ना। आखिरी एसोसिएशन। कुछ बुक्स में एसोसिएशन को क्लॉज मानते हैं, कुछ में नहीं मानते, क्योंकि एसोसिएशन में सिर्फ साइन होते हैं। सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो लिखा है ना, ये एसोसिएशन क्लॉज है। तो कहीं पर लिखा होता है मेमोरेंडम के 6 क्लॉज होते हैं, कहीं लिखा होता है 5 क्लॉज होते हैं, दोनों जगह सही है। जहां लिखा होगा 5 क्लॉज है वो एसोसिएशन को क्लॉज नहीं मानते, उसमें सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। ठीक है जी, चलो। तो मेमोरेंडम में 6 बातें फिक्स हैं, ये यही रहेंगी, हर कंपनी के मेमोरेंडम में सेम होगा। आर्टिकल्स आपके ऊपर है, जितने मर्जी रूल्स एंड रेगुलेशन बना लो। आपका मन करे तो एओए में 10 बातें लिख के छोड़ दो भाई, बाकी बाद में देखा जाएगा जो होगा। और आपका मन करे तो आर्टिकल एसोसिएशन में 100 बातें 150 बातें लिख दो, जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते। ठीक है जी। अब आ गया बेटा एमओए और एओए, ये दोनों चीज क्लियर है। एमओए में बेसिकली 6 बातें फिक्स हैं, यही लिखी जाएंगी। एओए में आप अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी लिख सकते हैं। एमओए एंड एओए क्लियर है? एमओए एंड एओए क्लियर है बेटा? यस सर। कनिका, तनु, यस सर। निशिता, यस सर। फिर सो गए क्या बाकी बच्चे? दिव्या, यस सर। राधिका, यस सर। अंबिका, यस सर। तेजस्विता, यस सर। अंकिता, ठीक है जी, ठीक है। एमओए क्लियर है। अब बेटा स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यहां सबसे पहले, अब आज की डेट में क्या हो गया बेटा, लेटेस्ट है, समझना चाहिए। पुराने जमाने में कुछ गलतियां हुई, इसीलिए उनको अपडेट करके नया एक्ट बनाया गया। पुराने जमाने में क्या हुआ पहले तो मैं ये बता देता हूं, तो ये समझने में आसानी रहेगी फिर आपको। देखो, एक डायरेक्टर है, मान लो मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैंने कंपनी बनाई, उस कंपनी के नाम पर मैंने लोगों से धोखा किया। तो जब मैंने उस कंपनी के नाम पे लोगों से धोखा किया तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी बनाई, उस कंपनी के नाम से भी लोगों से धोखा कर दिया।
तीसरी कंपनी बनाई, उस कंपनी के नाम से भी लोगों से धोखा कर दिया। और जब धोखे वाले लड़ने आए तो मैंने बोला जी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, कंपनी से लड़ो जाके, मेरी तो लिमिटेड लायबिलिटी है। तो ऐसे करके एक एक डायरेक्टर ने 50-50 कंपनियों का डायरेक्टर बन के धोखे दिए लोगों को, और ट्रेस भी नहीं कर पाए। भाई राम सिंह नाम डायरेक्टर आपने रख दिया, राम सिंह नाम के तो लाखों लोग होंगे हिंदुस्तान में। तो तब से ये फ्रॉड बहुत ज्यादा जब हो गए थे, तब से लॉ का एक रूल आ गया कि आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर लेने होंगे, स्टेप 1, एंड DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा। ये क्या होता है बेटा समझो। जैसे आजकल आपके लिए समझना बहुत आसान है, हर आदमी का एक आधार कार्ड होता है, आपका एक आधार नंबर है, उस आधार नंबर से हम आपकी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं। कौन है, पापा कौन है, एड्रेस क्या है, आंखों का रेटिना कैसा है, फिंगरप्रिंट कैसे है, ये सारी चीजें मिलकर आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बना देती हैं आधार का, आधार नंबर। वैसे ही हर डायरेक्टर के लिए एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना मस्ट होता है, DIN बोलते हैं इसको, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी के जितने भी डायरेक्टर होंगे सबके पास DIN नंबर होना जरूरी है। इससे क्या होगा, हम ट्रेस कर पाएंगे। एक कंपनी का फ्रॉड हुआ, जैसे ही उसके डायरेक्टर्स का हम पता लगा लेंगे, हाँ भाई ये 2 डायरेक्टर हैं, इन्होंने इस कंपनी में मिलकर फ्रॉड किया है, तो उस DIN नंबर को हम हाईलाइट कर देंगे। उस DIN नंबर को हाईलाइट करते ही उसके बाद वो हाईलाइट, ये कौन बच्चा कर रहा है भाई हाँ जी, वो हाईलाइट हो जाएगा, और उसके बाद जितनी भी कंपनी में डायरेक्टर होगा हम उसको फ्लैश कर देंगे, ताकि भैया अब इन कंपनियों से सावधान रहना, क्योंकि इसके डायरेक्टर्स फ्रॉड हैं। ठीक है, इसके बाद नेम अवेलेबिलिटी, पहले तो आप DIN नंबर वगैरह लोग, जो लोग डायरेक्टर बनाए थे, कौन डायरेक्टर बनेगा, सर जो प्रमोटर्स है उन्हीं में से लोग डायरेक्टर्स बनेंगे, मैं किसी और के लिए कंपनी क्यों बनाऊंगा, मैं अपने लिए बनाऊंगा ना। मेरे दिमाग में आइडिया है कि मुझे कंपनी बनानी है, तो मैं अपने लिए ही कंपनी बनाऊंगा, और शायद मैं ही उसका डायरेक्टर बनूंगा। मैक्सिमम क्या होगा, मैं अपनी वाइफ को या बेटे को बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ जी, आगे सब प्रेजेंट है, एवरीबडी प्रेजेंट। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सब आ गए सब आ गए, गुड है। तो बेटा फटाफट इसको देख लेते हैं, अब 10 मिनट और है हमारे पास, तो ये 10 मिनट के बाद हम फिर फ्राइडे को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा नेम अवेलेबिलिटी की। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपकी कंपनी का नाम यूनिक होना चाहिए, तो जो भी आप नाम रखना चाहते हैं तो पहले तो आप उस नाम को चेक कर लेंगे रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर की साइट पर जाकर, कि इस नाम से कोई एग्जिस्टिंग कंपनी तो नहीं है। तो अगर उस नाम से कोई एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं है तो आप उस नाम से अप्लाई कर देंगे कि हाँ जी हम ये नाम रखना चाहते हैं अपनी कंपनी का। उसके बाद ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा MOA AOA बनाना। ये हम देख चुके हैं, MOA में आपको 6 बातें लिखनी होंगी, और AOA में जो आपके इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उनको लिख लेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, आप ROC में एप्लीकेशन लगा देंगे कि मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं। जो भी रिक्वायर्ड फीस है वो आपको देनी होगी। फीस नॉर्मली ROC आपकी कैपिटल के हिसाब से डिसाइड करता है। वैसे तो फीस हमारा मोटिव है नहीं, फिर भी इन जनरल 1 लाख रुपए वाली कंपनी बनाने के लिए 4-4.5 हजार रुपए के आसपास ROC फीस चार्ज करता है। ठीक है, उसके अगर आपकी कैपिटल बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग फीस बढ़ती जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन लगा देंगे, फिर उसके बाद ड्यूटी वगैरह और डॉक्यूमेंट वगैरह देंगे, और लास्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को लगेगा कि आपने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी हैं, तो उस केस में वो बेटा आपको एक ROC COI बोलते हैं इसको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। जैसे किसी आदमी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। इसका मतलब ये कंपनी बन गई है और तैयार हो गई है। अब सुन लो बेटा, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही आप बिजनेस स्टार्ट करो, काम स्टार्ट करो, शुरू हो गया प्रोग्राम। लेकिन
अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद एक सर्टिफिकेट आपको और लेना होगा, जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि सर अब मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। तो प्राइवेट कंपनी को एक ही सर्टिफिकेट लेना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और पब्लिक कंपनी को 2 सर्टिफिकेट लेने होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लेना होगा और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना होगा, वो बाद में आएगा आगे चलकर। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा प्राइवेट कंपनी को। ठीक है बेटा, तो आज हमने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक यानी कि 3 पेजेस कर लिए हैं। आज हम यहीं तक ही करेंगे। आप अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। और पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो। सर ये कंप्लीट नोट्स है कंपनी लॉ के। एक मिनट यार, वॉइस बोलते हैं। हाँ जी, आप पूछती क्या कह रहे थे? सर ये कंप्लीट नोट है क्या कंपनी लॉ के? हाँ, इसके अलावा कुछ मैं राइटिंग में और करवाऊंगा। ये सिर्फ समरी है। बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पर, जो आप लोगों के 1, 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए हमने बस इसको समराइज कर दिया है एंड तक। इसके अलावा 1 से 2 पेजेस के मैं नोट्स और लिखवाऊंगा आपको, बस काफी रहेगा हमारे लिए उतना ही। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, तो मेरी कंपनी लॉ की फुल बुक भी है, अगर आप जरूरत हो तो वो मैं सेंड कर सकता हूँ, या बेयर एक्ट सेंड कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरूरत है एमकॉम एंट्रेंस के लिए। अगर आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ना चाहें तो मैं बेयर एक्ट बोलो तो ग्रुप में सेंड कर सकता हूं, कि अगर आप कोई सेक्शन बहुत डिटेल में करना चाहें तो। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है एमकॉम एंट्रेंस के लिए। हाँ, जरूरत नहीं है बिल्कुल।